नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कल के लोकसभा में अमित शाह ने जिस तरीके से जोरदार भाषण दिया चुनाव सुधार प्रक्रिया को लेकर, और एक बार फिर राहुल गांधी की जिद और उस जिद ने विपक्ष की जो बेइज्जती करवाई लोकसभा में, वो अपने आप में एक नायाब नमूना या हम कहें कि उदाहरण बन गया। अब कल से उसके बाद राहुल गांधी जिस तरीके से सदन से विपक्ष को लेकर वॉकआउट किए, उसकी चर्चा जोरों पर है। लेकिन इस वीडियो में कुछ ऐसे तथ्यों पर भी हम बात करेंगे जो राहुल गांधी और सदन की इस कार्रवाई से जुड़े हुए हैं। पहले आपने देखा वंदे मातरम, एक तरीके से नेता विपक्ष होने के नाते और मुद्दा वंदे मातरम का था, और वंदे मातरम यहां पर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति का हिस्सा नहीं था। एक तरीके से देश की आजादी के लिए एक बुलंद होने वाला नारा, और उसके बाद जिसको एक गीत का रूप दिया रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो वो एक ऐसी रचना जो हर भारतवासी के दिल और दिमाग दोनों में जोश भर दे। तो ऐसी स्थिति में सवाल यह उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद क्या नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी की नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो वंदे मातरम के ऊपर कुछ बोलते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और हमेशा आपने देखा राहुल गांधी की मानसिकता को अगर पढ़ने का हम प्रयास करें तो पुतिन से उनको मिलने नहीं दिया, जबकि पुतिन वह व्यक्ति है जब वो किसी देश में ट्रेवल करते हैं तो आपको पता ही होगा, चर्चा का विषय ये होता है कि वो जहां भी जाते हैं वो अपने शरीर से अगर मलमूत्र का त्याग भी करते हैं तो उसको भी वापस रसिया ले जाते हैं उनके अंगरक्षक। तो आप सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति क्या राहुल गांधी से मुलाकात के लिए तैयार होगा या राहुल गांधी से मुलाकात करेगा। लेकिन जब सार्वजनिक तौर पर चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, सीजेआई का शपथ ग्रहण समारोह हो, राम मंदिर में नेता प्रतिपक्ष का जो है वो बुलावे भेजना हो कांग्रेस पार्टी को, उन सभी मौकों पे राहुल गांधी नदारत रहते हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की जो मानसिकता है वो है इस देश में अपने आप को सर्वोपरि समझना। और यही एक वजह है कि राहुल गांधी की जो जिद है, जिस तरीके से एक छोटा बच्चा जिद करता है, ठीक उसी तरीके से राहुल गांधी की जो जिद है वो हमेशा विपक्ष के ऊपर भारी पड़ती है। तो पहले जब हम बात करते हैं कि चुनाव सुधार प्रक्रिया, तो इसमें कानूनी दांवपेच की अगर हम बात करें तो किरण रिजिजू ने पहले ही क्लियर कर दिया था। और संविधान क्या कहता है इसको लेकर? संविधान यह कहता है कि अगर कोई मुकदमा या कोई मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चल रहा है या उसके ऊपर सुनवाई हो रही है तो संसद के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो उसके ऊपर बहस कर सके। तो एसआईआर पर चर्चा हो नहीं सकती। दूसरा, जब एसआईआर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो फिर सवाल यह उठता है कि सदन के अंदर जवाब जो है वो जवाबदेही सरकार की होती है, और सरकार यहां चुनाव आयोग नहीं है, और चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर जो सवाल उठाए जाएंगे उसका जवाब सदन में कौन देगा? लेकिन फिर भी इसको चुनाव सुधार प्रक्रिया का नाम देकर इस बहस को रखा गया। 10 तारीख इसकी जो है वो मुकर्रर की। तो राहुल गांधी ने जो भाषण जिस तरीके से दिया, अब आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी के जो जानकार है या राहुल गांधी के लिए जो भाषण तैयार करते हैं उन लोगों की सोच का दायरा क्या होगा। क्योंकि खबर यह है कि राहुल गांधी को 50 मिनट के आसपास का भाषण पकड़ाया गया था, लेकिन राहुल गांधी ने शुरू के 10-15 मिनट में ऐसा गालमेल किया, भले ही मुद्दा कितना ही अच्छा हो, हम ये नहीं कहते कि मुद्दा सही था या गलत था, लेकिन शुरू के 15 मिनट में जिस तरीके से उन्होंने गालमेल किया इस पूरे मुद्दे को, उसके बाद में शायद राहुल गांधी के भी समझ में नहीं आया कि वो क्या कर बैठे, और उन्होंने 27-28 मिनट में ही अपना जो भाषण था उसको समाप्त कर दिया। और बहुत सारे हिस्सों पर तो राहुल गांधी ने बात ही नहीं की जो सिर्फ और सिर्फ चुनाव सुधार प्रक्रिया से जुड़े हुए थे। और फिर उसके बाद में आप सोच सकते हैं, क्योंकि आज की स्थिति में अगर हम देखते हैं तो अगर किसी व्यक्ति के पास कोई फैक्ट्स या
जिसको कहें कि मुद्दे की कमी है, अभाव है, और उस मुद्दे पर अगर उसको बोलना है या कुछ लिखना है तो वो अमित शाह का भाषण देख ले, उससे उसका ये कोटा जो है वो पूरा हो सकता है। क्योंकि अमित शाह ने जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो सदन के पटल पर रखा और उसके बाद में अमित शाह ने क्रमबद्ध तरीके से, एक जिसको कहें कि लयबद्ध तरीके से एक एक आरोप का जो जवाब दिया, आप समझ सकते हैं कि विपक्ष की क्या स्थिति हुई होगी। तो विपक्ष की स्थिति यह है कि आप जो है वो कुछ भी करके, कुछ भी बोल के, कुछ भी भोग के जो है वो सदन छोड़कर भाग जाओ, क्योंकि अब आपको पता है कि सामने से पलटवार होगा। और उससे भी बड़ी एक बात और होती है, इस मुद्दे को चुनाव सुधार कैसे किया जा सकता है, इस तरीके से उठाया जा सकता था, लेकिन राहुल गांधी के जो करीबी है, जो सलाहकार है, उन्होंने राहुल गांधी को एक अलग तरीके का ज्ञान दिया और उसमें वो ये भूल बैठे कि अगर आप सीधे तौर पर वोट चोर गद्दी छोड़ इस तरीके का नारा संसद में लगाओगे और इस तरीके के आरोप लगाओगे तो फिर आपके जो परिवार है, जो 1947 से लेकर अब तक, उसकी कुंडली का क्या होगा, उसके अतीत का क्या होगा। और जब जब ऐसी कोई स्थिति बनेगी तो आपका अतीत जो है वो आपके सामने आकर बैठ जाएगा। और उस अतीत में 50 से 60 साल तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश में क्या किया, फिर वो सारे जो है वो गड्ढे वापस खोदना शुरू हो जाते हैं। और जब यह शुरू होता है तो फिर कांग्रेस पार्टी भाग खड़ी होती है। तो राहुल गांधी ने मतदाता सूची में गड़बड़ी की बात करना यहां तक जो है वो ठीक है, उसमें सुधार होना चाहिए। और ये मानवीय जो गड़बड़ियां हैं, तकनीकी हो या चाहे मानवीय हो, ये गड़बड़ी जो है वो मतदाता सूची में होती है, ये हर भारतीय स्वीकार करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से कुर्सी पर ही इसीलिए बैठे हैं क्योंकि उन्होंने वोट चोरी की है, तो फिर राहुल गांधी की नीयत पे, राहुल गांधी की सोच पर क्वेश्चन मार्क लगना लाजमी है। क्योंकि 2014 में जिस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री बनते थे, तब भी इलेक्शन कमीशन जो है वो कांग्रेस पार्टी के अधीन था, हम ये कह सकते हैं। और 2014 में जब चुनाव हुए तब भी, और फिर उसके बाद में बात आती है ईवीएम, क्योंकि इससे पहले ईवीएम को दोष दिया जाता था। तो ईवीएम का इतिहास भी अब लोगों के सामने आ गया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने ही इंट्रोड्यूस किया ईवीएम के लिए सदन के पटल पर, और उस वक्त प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। और जब ईवीएम पहली बार जब लाया गया तो 2004 और 2009 दोनों ही बार जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। तो अमित शाह ने भी वही बात बोली कि तब जो है वो ये चुप रहे, लेकिन जैसे ही 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसके बाद से ये काम होना जो है वो शुरू हो गए। तो आप देखिए जिस तरीके से लॉजिकल तरीके से अमित शाह जो जवाब देते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं बड़े ही लाजवाब तरीके से। और उसके बाद जो स्थिति बताई कि कितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव हारी, जिनकी चर्चा जो है वो हम भी कर चुके हैं पहले ही। तो राहुल गांधी के खिलाफ, या हम कहें कि राहुल गांधी के जिस तरीके से जहर उगलने का प्रयास किया, उसके जवाब में अमित शाह ने जिस तरीके से जो भाषण दिया, जो जवाब दिया, जिसमें आप देखोगे कि ना जवाहरलाल नेहरू को छोड़ा, ना इंदिरा गांधी को छोड़ा, और ना राजीव गांधी को छोड़ा, और ना जो है वो सोनिया गांधी को छोड़ा। अब सोनिया गांधी का ताजा उदाहरण जो आपने देखा कि किस तरीके से 1980 में ही सोनिया गांधी का मतदाता सूची में नाम जोड़ दिया गया, जबकि नागरिकता प्राप्त की 1982 में। लेकिन इससे भी बड़ा एक और तथ्य जो सामने निकल कर आता है, वो तथ्य यह निकल कर आता है कि आखिर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री आवास में बिना नागरिकता के किस हैसियत से रह रही थी, और वो भी राजीव गांधी की मृत्यु के बाद लगभग 15 साल तक वो किस तरीके से, किस हैसियत से जो है वो प्रधानमंत्री आवास में रह रही थी। ये एक जो है वो बड़ा, एक जिसको हम कहें कि सवालिया निशान खड़ा कर देता है कांग्रेस पार्टी पर। तो यहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में अगर आपको फर्क देखना है तो वो भी आपको साफ तौर से दिखाई देगा, क्योंकि प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से कहा कि अब उनकी माताजी की जो उम्र है वो 80 साल की हो गई है, उनको छोड़ देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो जिस तरीके से ये बात की गई, उस संदर्भ में अगर आप देखोगे तो फिर प्रियंका गांधी ज्यादा मैच्योर नजर आती है राहुल गांधी से। लेकिन
राहुल गांधी है, और हर बार हम कहते हैं कि राहुल गांधी अपनी हार का ठीकरा जो है वो दूसरों पर फोड़ने के लिए या उससे बचने के लिए इस तरीके का प्रपंच रचते हैं, और इस तरीके के प्रपंच में वो लगातार जो है वो खुद ही फंसते चले जाते हैं। तो आपने देखा जब अमित शाह ने जवाब दिया राहुल गांधी के उन सवालों का, 3 सवाल, बीच में टोका टाकी भी हुई, पूरे देश ने देखा, अमित शाह को गुस्सा भी आया, लेकिन अमित शाह का जो भाषण है उसमें ये चीजें जो है वो सामान्य रूप से देखी जा सकती है। कभी वो हंसाते हुए नजर आते हैं, कभी वो गुस्सा करते हुए नजर आते हैं। तो उस स्थिति में जो तीनों सवालों के जो जवाब दिया, जिसमें एक सवाल था कि एलओपी या विपक्ष की जो भूमिका है वो 33% है, जबकि 67% जो है वो सत्ता पक्ष की है। तो अमित शाह का जो जवाब था वो बड़ा ही वाकई में जिसको कहें कि एक फैक्ट्स के साथ कि इससे पहले जो है वो विपक्ष का कोई इसमें रोल ही नहीं होता था, 100% सत्ता पक्ष का ही रोल होता था। लेकिन उसके बाद में इस सरकार ने बड़ी सूझबूझ के साथ यह किया कि इसमें जो है वो एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त एक मंत्री और नेता प्रतिपक्ष इसमें शामिल होंगे, और फिर उसके बाद में यह तय किया जाएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा। लेकिन उसके जवाब में कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन के समय में, और जब कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तब उन्होंने कौन से पाप किए थे वो भी साथ में अमित शाह ने गिना दिए। अब इससे जो है वो कांग्रेस पार्टी कैसे बच सकती है, फिर चाहे वो इमरजेंसी का टाइम हो या फिर इमरजेंसी के बाद का समय हो। तो इस देश में जब वोट चोरी की हम बात करते हैं, अक्सर हम बात करते हैं कि वोट चोरी 1947 में जो हुई थी उससे बड़ी चोरी आज तक नहीं हुई, क्योंकि एक जिसके ऊपर वोट चोरी का आरोप चस्पा करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है उसको जनता चुनकर भेजती है, लेकिन दूसरा जिसको चुनने की जो जिसको हम कहें कि पावर कांग्रेस पार्टी के पास थी, अलग अलग प्रोविंसेस के जो अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के जो चुन सकते थे और जिनका समर्थन जो है वो जिसको कहें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को था, लेकिन बावजूद इसके मात्र 2 वोट मिलने के बाद भी जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो इस देश में इससे बड़ी वोट चोरी कौन सी हो सकती है। और 2004 से लेकर 2014 तक आप देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने यूपीए 1 में एनएससी का गठन किया। अब यह एनएससी है क्या, और उसका चेयरपर्सन या हम कहें कि अध्यक्ष बनाया गया सोनिया गांधी को। मतलब सरकार से भी ज्यादा पावर देने का प्रयास किया गया सोनिया गांधी को, और यही एक कारण था कि जब भी कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत में आता था तो उसको प्रधानमंत्री से पहले जो है वो सोनिया गांधी की चेयर लगाई जाती थी और सोनिया गांधी उनसे मुलाकात करती थी, जबकि सोनिया गांधी किसी संवैधानिक पद पर भी नहीं थी। लेकिन आज अगर किसी संवैधानिक पद पर कोई बैठा व्यक्ति जिसके ऊपर इस तरीके की चर्चा की जाए, उसके इस तरीके के आरोप लगाए जाए, तो आप सोच सकते हैं। और उससे भी आप देखिए कि ये तो छोटा वाला जिसको हम कहें कि पटाखा था, अगर बड़ा वाला होगा तो फिर क्या होगा। और अमित शाह जब ये कहें कि वो आधी रात तक बैठकर इसके पूरे एक एक सवाल के जो जवाब है उसकी तैयारी कर रहे थे, और तब उनको यह समझ में आ गया था कि आखिर ये सवाल जो है वो बनाए किसने है। तो अब सवाल यह भी उठता है कि क्या राहुल गांधी और उसकी टीम आधी रात तक काम करती है, जो कि आरोप लगाया जाता है कि चुनाव आयोग तय करता है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के हिसाब से। तो अमित शाह का जो जवाब देखिए कितने स्पष्ट तरीके से कि नरेंद्र मोदी की जो स्पीड है, जो रफ्तार है, उसको आप पकड़ ही नहीं सकते। और क्यों नहीं पकड़ सकते, क्योंकि 2001 से लेकर अब 2025 में जब बात करते हैं तो अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी छुट्टी नहीं ली है। और उससे भी बड़ी बात, लगभग 75 साल की उम्र के बावजूद आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि एक ही दिन में वो लगभग 4 राज्यों में रैलियां और या सभाएं करते हुए नजर आते हैं। वो केरल में होते हैं, फिर उत्तर प्रदेश में होते हैं, शाम को वो बेंगलुरु में होते हैं और रात को वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या इसके साथ आप राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की जो टीम है वो प्रधानमंत्री के साथ कंपेयर कर सकती है क्या। कहने को तो वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री भी विदेशी दौरे पर जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का विदेशी दौरा जो है वो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के हिसाब से जो है वो तय होता है।
एक शेड्यूल होता है, किस देश में जाना है, किस पॉलिसी के तहत बात करनी है, कौन सा एमओयू साइन करना है, क्या लाना है, क्या देना है। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, चुनाव या फिर वैकेशन। तो राहुल गांधी क्या करने जाते हैं, फिर इसका जवाब अगर पूछोगे तो फिर कांग्रेस पार्टी देती हुई नजर नहीं आएगी। और उससे भी बड़ी और चौंकाने वाली जो बात निकल कर आई वो ये निकल कर आई कि आप देखिए कि जब बात घुसपैठियों की चली उसी वक्त संसद से वॉकआउट किया, जैसे खुद घुसपैठिए बनकर जो है वो संसद में बैठे हो। तो सवाल ये उठता है कि नानाजी को गाली, या हम कहें कि नानाजी को कोसा गया, फिर इंदिरा गांधी को दादी को, फिर जो है वो पिताजी को कोसा गया, तब तक कांग्रेस पार्टी को ज्यादा जो है वो फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये चिकने गड़े हो चुके हैं। इनको पता था कि इसका जवाब जो है वो ऐसे ही मिलेगा। लेकिन जब बात घुसपैठिए की आई तो तुरंत जो है वो सदन से वॉकआउट कर गए। तो अगर सवाल पूछना है तो क्या राहुल गांधी को सुनना पसंद नहीं है, या फिर राहुल गांधी सच का सामना नहीं कर सकते? अब यह बड़ा सवाल है। तो भारतीय जनता पार्टी ने या अमित शाह ने इस पूरे भाषण के बाद हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से राहुल गांधी के इस जो वोट चोरी का जो मुद्दा है उसकी हवा निकाल कर रख दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, चाहे जो कुछ भी करे, चाहे वो 45 दिन का सीसीटीवी फुटेज का मामला है, आप देखिए अमित शाह ने किस तरीके से और कितनी स्पष्टता के साथ इसके जवाब दिए। और अब राहुल गांधी और अगर कांग्रेस पार्टी इस तरीके के सवाल जवाब पब्लिक डोमेन में रखती है तो आप सोच सकते हैं कि उसका हश्र क्या होगा। और वैसे भी कांग्रेस पार्टी की चुनौतियां जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। इससे बड़ी चुनौतियां कांग्रेस पार्टी के सामने तैयार बैठी है। कर्नाटक संभाला नहीं जा रहा, हिमाचल जो है वो कांग्रेस पार्टी से संभाला नहीं जा रहा, तेलंगाना को हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक जो है वो कांग्रेस पार्टी के कंट्रोल में है। लेकिन पंजाब में 2027 में चुनाव होने वाले हैं और यही एक राज्य है जो कांग्रेस पार्टी को वापस अगर ला सकता है, किसी राज्य में कांग्रेस पार्टी आ सकती है, वो भी इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहां कमजोर है। तो उसमें आपने देखा 500 करोड़ की अटैची का जो है वो एक बार फिर सीन निकल कर आ गया। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।